नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है और यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है विधानसभाओं के। माना जा रहा है कि इन पांचों राज्यों में कड़ी चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, गोवा में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी इन पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी और अपोजिशन का दावा है और उम्मीद है कि शायद इस बार इन राज्यों की जनता बीजेपी के बजाय अपोजिशन को मौका दे। इन्हीं विषयों पर विस्तार से समझने के लिए राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक एजेंडा, आज हमारे खास मेहमान हैं श्री नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी देश के जाने माने वेटरन पॉलिटिशियन हैं और पिछले लगभग 40-50 साल से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और इनको राजनीति विरासत में मिली है। इस बार हरदोई विधानसभा सीट से इनके पुत्र फिर चुनाव मैदान में हैं। इसके पहले भी वे लगातार हरदोई विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे, नितिन अग्रवाल। नरेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद भाषण जी। सबसे पहले तो यही कि इस बार चुनाव में जो अपोजिशन का दावा है कि असली मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि असल मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? मुझे तो दिखाई दे रहा मुद्दा जातीयता ज्यादा दिखाई दे रही है और कोई चुनावी मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कानून व्यवस्था है, हम कहते कोई भी दल भावनाओं से डिस्कशन कर ले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, और शायद इससे अच्छी कानून व्यवस्था नहीं हो सकती है। विकास की बात कर लें, उस पर हम लोग बात करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ तो जातीय आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में जाति भी पार्टियों के आधार पर बट गई है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा है, बसपा है, अलग अलग है ये, और कांग्रेस है, उनमें बहुत बंटवारा है। और हमारा 40% से ऊपर वोट वैसे भी है, पार्लियामेंट में 50% से ऊपर पाए थे हम लोग। तो सरकार तो हमारी बननी निश्चित है। इसमें विपक्ष किसी भी ज्योतिषी को ले आए, उस ज्योतिषी फेल हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी दो फार्मूला एक साथ लेके चल रही है। एक तरफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो गरीबों को मुफ्त राशन मिला है, उनके अकाउंट में जो पैसा भेजा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है इन चुनाव में। और दूसरी तरफ हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी बहुत ही जोर शोर से उठा रही है और इसीलिए हिजाब से लेके और तमाम मुद्दों को उछालने की कोशिश हो रही है जिससे कि पोलराइजेशन हो सके। आपको क्या लग रहा है कि दोनों फार्मूला बीजेपी को फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिए, पहला फार्मूला तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो सामने है। जो हमने किया उसे तो हमें बताना ही पड़ेगा। नाकामी तो विपक्ष हमारी बताता है, तो जो किया वो तो हमें बताना पड़ेगा। हमने किसान सम्मान निधि, हमने शौचालय शौच मुक्त किया लोगों को सड़कों पे, हमने किसान सम्मान निधि दी है, हमने उज्ज्वला योजना चलाई है, हमने पेंशन योजना चलाई है। तो ये सब तो बताना पड़ेगी, उपलब्ध है और गांव के गरीब के जवान पे ही उपलब्ध हमारी है। दूसरी तरफ हिजाब वाला मुद्दा है। आज ही मैं देख रहा था साउथ के एक राज्य में मुस्लिम महिलाएं इतनी ज्यादा निकल पड़ी इसके विरोध में। तो अगर वो मुस्लिम महिलाएं निकलेंगी और मुसलमान ही प्रदर्शित करेंगे तो रिएक्शन हिंदुओं का होगा। और 80-20 हम नहीं कर रहे हैं, 80-20 तो मुसलमान लोग कर रहे हैं और विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष ये नहीं जानता है कि हिंदुस्तान का हिंदू भी अब जागरूक हो चुका है और हिंदुस्तान का हिंदू ये नहीं होने देगा कि मुसलमान के रिमोट पर हिंदुस्तान चले।
बीजेपी पर एक आरोप लगता है हमेशा से कि चुनाव के पहले तो बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन जब चुनाव ज्यों-ज्यों पीक पर आता है तो हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड, बीजेपी का जो पुराना कार्ड है उसके आधार पर वोट मांगने लगती है और देखिए पोलराइजेशन वाशिंग भाई, कराने की कोशिश करती है। ये सब हमारा चुनावी एजेंडा भी है, हमने घोषणा पत्र में भी कहा है, और करते करते भी हम ये रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत करी समाजवादी पार्टी में, एक नए नए गए हैं स्वामी प्रसाद सिंह, कि 85 बनाम 15, वो तो उन्होंने शुरुआत करी है। तब 80 बनाम 20 की बात हम लोगों ने भी करी है। और ये सही है कि पिछली राजनीतिक पार्टियों ने, मुझे याद है कांग्रेस का जब चुनाव निशान गाय बछड़े से हाथ हुआ था, तो नारा दिया गया था, अली का पंजा आलीशान, इंदिरा जी का यह निशान। अली का क्यों कहा गया था, शिव जी का क्यों नहीं कहा था, भगवान राम का पंजा क्यों नहीं कहा था, लक्ष्मी जी का पंजा क्यों नहीं कहा था? तो एक मानसिकता उस समय बनाई गई थी कि बिना मुसलमान के इस देश में सरकार नहीं बन सकती। और उसी का नतीजा ये हुआ कि वो इस्लामिक कानून की मांग करने लगे, कॉमन सिविल कोड के विरोध में खड़े हो गए, कश्मीर में अत्याचार शुरू कर दिया। तो अत्याचार तो मुसलमानों की तरफ से शुरू होता है, हिंदू कभी नहीं करता है। 5 साल आप देख लीजिए, योगी जी की सरकार रही, एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इसके पहले अखिलेश सरकार में रोज दंगा, महीनों दंगा, पूरा प्रदेश जल गया था। तो अंतर कौन, दंगा कौन कर रहा है? इससे साफ है कि अगर आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे तो हिंदू भी जाग उठा है, हिंदू अपीजमेंट के विरोध में खड़ा रहेगा। ये हम नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष इसको करती है, और असम हिंदू फिर इस पे तैयार हो जाता अखिलेश यादव का तो कहना है कि दंगा कराने वाले जब सरकार में चले जाते हैं तो दंगा नहीं होता है, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो दंगा होता है। और जहां तक रही बात मुसलमानों के अपीजमेंट की पॉलिसी की, तो हरदोई विधानसभा क्षेत्र के परिणाम तो बिल्कुल इसके अलग रहते हैं। आप चाहे जिस भी दल में रहते हैं, हरदोई की जनता, हरदोई के मुसलमान एबव द कास्ट लाइन, एबव द कॉमनल लाइन हट के वोट देता है। और आप पिछले 40-50 साल से लगातार हरदोई की राजनीति में कामयाबी पर हैं और रेलिवेंट हैं। तो क्या ये नहीं माना जाए कि अगर रियल सेंस में डेवलपमेंट की राजनीति किया जाए, रियल सेंस में डेवलपमेंट के एजेंडा को बना के वोट मांगा जाए, तो लोग दलीय आधार पर, जातीय आधार पर और धर्म के आधार से हट के डेवलपमेंट को चुनते हैं। हरदोई को एक मॉडल के रूप में क्यों न देखा जाए? बस भाई, मेरे इतने राजनीतिक जीवन में एक चीज मुझे देखने मिली है, जिस जिले में 35% से ऊपर मुसलमान है, उसी जिलों में दंगा होता है। जिन जिलों में 35% से कम है, वहां दंगा मुश्किल से होता है। फिर हरदोई में हमने हिंदू मुसलमान में दूरी कभी नहीं पैदा होने दी। ईद, होली बराबर हमने रखी। उसका नतीजा है आज भी हमारे चुनाव में मुसलमान हमको वोट दे रहा है, हमारे हरदोई में मुसलमान वोट देगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल जहां पे दंगे होते हैं, वहां आबादी ज्यादा होने के कारण दंगे हो रहे हैं। और आप दंगों में उठाकर देख लीजिए, नुकसान हरदम हिंदुओं का हुआ है। तो ये जो कहा जाए कि हिंदू दंगा कराता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कहना है कि जो दंगे कराते हैं उनकी सरकार आ जाए तो वो दंगा कराने बंद कर देते हैं। अगर हिंदू दंगा करता तो हिंदू इतना मारा क्यों जाता, और इतना नुकसान क्यों हिंदू? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है बेरोजगारी की, कि सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, विभागों में पद खाली पड़े हैं, लेकिन बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूमते रहे, उनको नौकरी देने के बजाय पुलिस के लाठी डंडे झेलने पड़े। और विपक्ष की कोशिश है कि इस चुनाव में बेरोजगारों को एक साथ रख के, बेरोजगारों को लामबंद करके और महंगाई को मुद्दा बना के बीजेपी को चुनौती दिया जाए।
आपको लगता है कि इस चुनाव में महंगाई या जो लावारिस जानवर हैं या बेरोजगार नौजवान हैं, ये प्रभावित कर पा रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, देखे जितने आपने नाम लिए मुद्दों के, महंगाई, बेरोजगारी और और जानवर, इसमें एक जानवर मुद्दा है, ये बिल्कुल सही है। और गांव के लोग बहुत परेशान हैं जानवरों से। लेकिन हमारी सरकार ने वादा किया है कि चुनाव के बाद हम जानवरों के लिए इतने उनके स्थल बना देंगे कि जानवर वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, आवारा पशु घूमने नहीं पाएगा। क्योंकि हिंदू कभी गाय कटने के लिए अपने हामी नहीं भरेगा, हिंदू कभी गाय को कटने देने के लिए अपनी स्वीकृति भी नहीं देगा। वो ठीक है, मुद्दा है, लेकिन जब उनसे पूछो कि क्या तुम अनुमति दोगे गाय काटने के लिए, तो कहते नहीं, हम अनुमति नहीं देंगे। तो उसके लिए फिर एक ही तरीका है, गौशाला बनाना। और हमारी सरकार ने तय किया है कि चुनाव के बाद सभी गांव में गौशाला तैयार करा देंगे, जिससे गांव के जो जानवर नहीं दूध दे सकते हैं या जो बेकार हैं, वो उनमें रह के आश्रय लें और वहां पे अपना जीवन यापन करें। जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरे समाज को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश की है, जिस तरह से पूरे 5 साल गवर्नेंस और बाकी डेवलपमेंट के एजेंडा को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से पूरे 5 साल एक जाति विशेष को खास महत्व दिया गया, उसके चलते जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी बीजेपी के प्रति और खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी पार्टी के नेतृत्व के प्रति थोड़ी मायूसी है। आपको लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत उठानी पड़ रही है या चुनौती आ रही है पार्टी आप लोगों के सामने? देखिए वाचन भाई, ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हम लोगों ने 5 साल हिंदू बनाम मुस्लिम किया। आप प्रधानमंत्री जी की सारी योजना लीजिए, योगी जी की सारी योजना लीजिए, सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी उतना ही मिला जितना हिंदू को मिला, बल्कि प्रतिशत मुसलमान का ज्यादा रहा योजना लाभ। देश में किसी मुसलमान को नहीं निकाला गया। इनकम टैक्स रेट हमनारी जात पे ज्यादा पड़ती है, जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है, लेकिन किसी मुसलमान पे इनकम टैक्स रेट नहीं हुई। तो ये जो आरोप लगा देना कि हिंदू और मुस्लिम को हमने योजनाओं में बांटा, ये आरोप बिल्कुल गलत है। जहां तक आप इस बात को कर रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान की शुरुआत तो वही लोग करते हैं। अखिलेश की सरकार में जिस तरह आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए गए, सीआरपीएफ कैंप मुरादाबाद में हादसा हुआ, आतंकवादियों ने 8 हमारे सैनिकों को मार दिया, उन पे मुकदमे वापस ले लिए गए। बनारस में हमारे बजरंग बली के मंदिर पर अटैक हुआ, उसके मुकदमे वापस ले लिए गए, चौरी चौरा वाले। ये तो अगर हाईकोर्ट बीच में ना पड़ता तो मुकदमे वापस हो गए होते। तो अगर आतंकवादियों के आप मुकदमे वापस लेंगे, आतंकवादियों को हवाई जहाज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लाया जाएगा और करोड़ों रुपया दिया जाएगा कि जाइए उन्हीं मुसलमानों को पार्ट दीजिए जिन्होंने आतंकवाद किया है, तो हिंदू भी बेवकूफ नहीं है, हिंदू भी बहुत समझदार है और हिंदू इन चीजों को जानता है। और आज तो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि एक एक समाचार, एक एक बिंदु उनके सामने पहुंच गया है। अब तो नेताओं की निजी लाइफ भी जनता के बीच में है। तो जनता जब देखती है कि विपक्ष खुद हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो हमें जरूरत कोई चीज की करने की नहीं पड़ती है। नरेश जी, हवाई जहाज से तो आतंकियों को कंधार भी ले जाया गया था, और उस समय अटल जी की और बीजेपी की सरकार थी, और आप शायद उस समय एनडीए के हिस्सा भी थे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कन्वीनियंस से आतंकवाद का इस्तेमाल करती रही हैं, आतंकियों को छोड़ती रही हैं। जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब भी आतंकी छोड़े गए थे।
और उबैया सईद के मामले में, और बाद में उन्हीं की पार्टी पीडीपी से बीजेपी ने समझौता करके कश्मीर में 4 साढ़े 4 साल सरकार भी चलाई। उत्तर प्रदेश में अगर हुआ तो हम अखिलेश यादव को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग सभी राजनीतिक दल कमोबेश इस तरह की अ, काम कर चुके हैं जब भी वो सत्ता में रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और बैंकों की पैसा लेकर भागने वालों की। जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तो राज्यसभा में आपने इस मुद्दे को बहुत प्रभावी तरीके से उठाया था, और आपने कहा था कि जिन कॉरपोरेट घरानों पर बैंकों का पैसा बाकी है, जिन कॉरपोरेट घरानों पर गरीबों का पैसा बैंकों में है और बैंकों का पैसा लेके जो कॉरपोरेट घराने बैठे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में भी आपने उठाया था। आज आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम बड़े कॉरपोरेट घराने बैंकों का पैसा लेके या तो भाग गए हैं या नहीं तो बैठे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। उन बैंकों में जो पैसा जमा था वो हमारा आपका आम आदमी का पैसा था। आपको क्या लग रहा है कि क्या बैंकों का पैसा लेके भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में मौजूदा सरकार भी उसी तरह से ढिलाई बरत रही है जिस तरह से पिछली सरकारें ढिलाई बरतती रही हैं? देखिए, हमारी सरकार ने तो उनके खिलाफ काम शुरू किया। आपने देखा कि एक बहुत बड़ी एयरलाइन के मालिक, शराब कंपनी के मालिक कब से हिंदुस्तान छोड़े बैठे हुए हैं। एक हीरे का व्यापार करने वाले नीरव मोदी आज भी जेल में पड़े हैं। और भी जो बैंक के घोटाले आ रहे हैं उनमें हम एक्शन ले रहे हैं। हमने तो एक्शन लिए, लेकिन पिछली सरकार ने किस पे कहाँ एक्शन लिए? मैं तो बहुत बार इस बात को कहते रहा कि बैंकों का जो एनपीए बढ़ रहा है ये छोटे लोगों के बकाये से नहीं बढ़ रहा है। ये एनपीए बड़े बड़े लोगों ने बैंक का रुपया ले लिया है और उससे न देने से ये बढ़ा है। हमारी सरकार ने एनसीएलटी बनाया। एनसीएलटी इसी मारे बनाया गया कि जो लोग पैसा न दे सके उनकी प्रॉपर्टी को एनसीएलटी के माध्यम से बेचा जाए और उस रुपए को रिकवर किया जाए। एसआर ऐसा समूह, आप देखिए उस रुपए को रिकवरी में समूह का समूह खत्म हो गया। एक नहीं, हम 50 समूह कर सकते हैं जिनसे हमने रिकवरी करी, अब वो समूह आज खत्म हो गए। तो ये तो आरोप कभी लग ही नहीं सकता कि हमने किसी को शेल्टर दिया और वो पैसा वापस नहीं ले रहा है। कांग्रेस जमाने में जिस तरीके से पैसा बांटा किया, ऐसा तो मैंने कभी सिस्टम नहीं देखा था कि रुपया इतना इतना एक आदमी को बिना गारंटी के रुपये दे दिया गया। नहीं, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इस समय जो भगोड़े हैं, जो देश छोड़ के या तो भाग गए हैं या देश के अंदर हैं लेकिन बैंकों का रुपया नहीं दे रहे हैं, उसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो जिनका संबंध की आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल से है। या तो उस सत्तारूढ़ दल के कृपा पात्र हैं, और नहीं तो सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में ही वे आराम से बैठे हैं और आम लोगों का पैसा लेके वो अपना आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और आम आदमी परेशानी का सामना कर रहा है और बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। देखिए, इस बात को मैं सत्य नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी तो गलत मामले में अगर हम लोग आ जाए तो नहीं मदद करेंगे, दूसरों की मदद करने का तो प्रधानमंत्री जी पे आरोप नहीं लगना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने हरदम कार्रवाई करने का पक्ष लिया है। ये तो विपक्ष का आरोप है। विपक्ष को अपनी असफलता छुपाने के लिए इन तरीके के आरोप लगाने पड़ते हैं और लगा रहा है। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। हमने किसी को नहीं छूट दिया है और कोई ऐसा नहीं जो हमारे नजदीक हो हमने उसको रिलैक्सेशन दिया। एक फिर कोशिश हो रही है गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोई एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए 2024 के चुनाव के पहले, और इसकी पहल की है ममता बनर्जी ने और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस मुहिम के साथ है, और ममता बनर्जी सबसे संपर्क कर रही हैं, सबसे बातचीत कर रही हैं, और उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे को भी इस मोर्चे में शामिल कर लिया जाए।
आपको लगता है कि यह जो प्रस्तावित मोर्चा है या जो मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, ये एक फॉर्मिडेबल मोर्चा बन पाएगा बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले, या ये महज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, जो कि इसके पहले कई बार देखने को मिली है भारतीय राजनीति में? बीजेपी भाषण भाई, मुझे तो हंसी आती है कि विपक्ष में बड़े बड़े नेता अगर वो परिस्थितियों के सामने आंख मीच के निर्णय लेने लगे तो मुझे भी हंसी आती है। इस देश में बिना कांग्रेस के विपक्ष नहीं बन सकता। और जो मुख्यमंत्री बना रहे, मैं तो उनसे कहूंगा और लोगों को शामिल कर लीजिए, दो मोर्चे अलग अलग बीजेपी के खिलाफ बनाने की बात हो जाए, एक कांग्रेस से संबंधित विपक्ष और इन मुख्यमंत्रियों से संबंधित विपक्ष, तो हमें तो लाभ ही लाभ है। मैं तो चाहता भगवान करे कि दो तरीके के विपक्ष बने और उत्तर देश में लोग अपनी कोशिश कायम रखें। अच्छा, आप पिछले काफी दिनों से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह का एक बयान आया है अभी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का राहुल गांधी को लेके, क्या आप इस तरह की भाषा को आप पसंद करते हैं विपक्ष के राजनीति में, या विपक्ष के नेता के प्रति या सत्ता पक्ष के नेता के प्रति, या सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? आप इसको उचित मानते हैं? मैं राजनीति में अभद्र भाषा को कभी अच्छा नहीं मानता हूँ। संसदीय परंपराओं को हमें निर्वाह करना चाहिए और इसी हमारे संसदीय परंपराएं हम लोगों को सिखाई गई है। आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर संसद में आरोप लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठ कर सुनते हैं और फिर विपक्ष को उसका जवाब देते हैं। ये संसदीय परंपरा हुई, लेकिन जो इस परंपरा से अलग होकर ऐसा ही बहुत से विपक्ष दलों ने प्रधानमंत्री को गालियां तक दी है। खाली हेमंत शर्मा ने, आप उन दलों का भी नाम ले लीजिए जिन्होंने गाली दी कांग्रेस को, जिन्होंने गाली दी बीजेपी को, तो क्या वो उनका व्यवहार अच्छा था? अगर नहीं अच्छा था तो हेमंत बिस्वाल जी का भी बयान अच्छा नहीं था। नरेश जी, मैंने आपके सोशल मीडिया पर 2-3 आपके अपील देखे, आपका भाषण देखा जो आपने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों दिया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हरदोई की जनता के लिए। और उसमें आप बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से हरदोई की जनता ने आपको सम्मान दिया, आपको प्यार दिया, आपको हर तरह से समर्थन दिया, और आप भी हरदोई की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। और ये तीसरी पीढ़ी है आपकी जो कि राजनीति में है, चौथी पीढ़ी अगर कहें तो प्रैक्टिकली। आपको कोई मलाल है कि बार-बार हर चुनाव में आपके खिलाफ इतना काम करने के बावजूद, हरदोई के लोगों के साथ हर तरह से सहयोग करने के बावजूद, हर चुनाव में आपको कहीं न कहीं इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, और फिर आपको एक बार साबित करना पड़ता है कि या सही मायने में आप ही हरदोई के लोगों के मददगार हैं, उनके हितैषी हैं, उनके शुभचिंतक हैं? नहीं, मुझे इस बात का दुख होता है, बाकी चुनाव में तो और संपर्क ज्यादा होता है, अच्छा लगता है कि विपक्ष बारंबार वही आरोप लगाता है जो 40 साल से हम पर लगा, और जनता उसको स्वीकार नहीं करती, हमारे परिवार को जिताती है। तो विपक्ष को नए आरोपों के साथ आना चाहिए। अगर आरोप नहीं तो विपक्ष को फिर आना नहीं चाहिए। हरदोई की जनता से थोड़ा ये मलाल है, हर बार वही कह दें कि नरेश भ्रष्टाचारी हैं, विकास नहीं किया है, गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्ट हैं, यही तो आरोप हम पे हर बार लगते हैं और हर बार इन आरोपों को नहीं माना जाता। पिछले बार तो एक प्रत्याशी के भाई ने हमारे खिलाफ एक किताब छपवा दी कि जितने राजनेता हरदोई में मरे सबका मैंने कत्ल करा दिया। जनता ने पूरी तरह उनको नकार दिया। तो ये सब आरोपों के साथ अब उन लोगों को नहीं आना चाहिए हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ आरोप ऐसे लगाना चाहिए जिसको जनता स्वीकार करे। अब आप देख लीजिए, हरदोई में 8 एमएलए के सीट हैं, 2 लोकसभा की हैं, दोनों लोकसभा के आरक्षित हैं,
3 एमएलए की आरक्षित है, तो 10 में 5 आरक्षित है, 5 जनरल है। अब जनरल सीट पे भी समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो एक दलित को उन्होंने खड़ा कर दिया। इससे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को हरदोई में बुरी तरह हार मिलने जा रही, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। उन्हें प्रत्याशी देना चाहिए तो कोई ऐसा देना चाहिए जो नरेश के सामने बात तो कर सके। मुझे दुख इस बात का भी होता है कि हमको प्रत्याशी ऐसे दिए जाते हैं जिनकी गुंडागिरी की क्षमता हो, जो गाली बख्श के, जो चरित्र हनन कर सके, तो ये विपक्षी ड्यूटी हमारे ऐसे आदमी के प्रति नहीं बनती है। तो मुझको ये तकलीफ होती है कि विपक्ष उन्हीं आरोपों के साथ और दमदार अभद्र भाषा के साथ हमारे खिलाफ पेश आता है, तो मैं इसका मलाल मुझको होता है। और मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा विरोधी दो जो नरेश को मिटाने के लिए नरेश की लकीर से बड़ी लकीर खींच रहे। अगर हमसे बड़ी लकीर नहीं खींच सकते तो जातीयता के आधार पर कभी हमसे जीत भी नहीं सकते। और इसी हमारी राजनीति में चौथी पीढ़ी आज नितिन के रूप में जिंदा है। तो ये थोड़ा सा मलाल है। बाकी हरदोई की जनता ने जितना प्यार दिया है उस कर्ज को तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। नहीं, हरदोई का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आपको हरदोई में मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग वोट देते हैं, और जातीय समीकरण के आधार पर अगर वोट मिलता तो शायद आपको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि आपके बिरादरी का वोट बहुत कम है। फिर भी आप लगातार हरदोई से जीतते रहे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं और पूछना भी चाह रहा हूं। इस समय फिर एक बार चर्चा चल रही है परिवारवाद की। ये चर्चा नई नहीं है, चौधरी चरण सिंह के जमाने से चल रही है। जब अटल जी, चौधरी चरण सिंह, ये पुराने नेता हुआ करते थे, मोरारजी देसाई, तो उसमें इंदिरा जी पर, नेहरू जी पर आरोप लगता था परिवारवाद का। उसके बाद ही धीरे धीरे चर्चा बंद हो गई थी और धीरे धीरे देश के सभी राजनीतिक दलों में परिवारवाद दिखाई देने लगा था। और भारतीय जनता पार्टी या चौधरी चरण सिंह खुद, उनके पुत्र और अब उनके ग्रैंडसन राजनीति में है। उसी तरह से मुलायम सिंह, लालू यादव, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस समय परिवारवाद के चपेट में हैं। क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी का परिवारवाद है वह दूसरे दलों के परिवारवाद से अलग है, या जिस तरह की परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले परिवारवाद की दी है देश के सामने, कि बीजेपी का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, वो राष्ट्रवाद है, वो समाज सेवा है, और दूसरे दलों में जो परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, वो परिवारवाद है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए अश्विन भाई, इसकी किस रूप से हम व्याख्या करें हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। हमारा कहना है कि अगर परिवार का बेटा या परिवार का भाई आम चुनाव लड़के जीत के आता है, तो जब जनता से जीता है तो इसका मतलब उसकी पॉपुलरिटी जनता में होगी। इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता है, पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार बनाना चाहता है, जज साहब अपने बेटे को वकील बनाना चाहते हैं। फिर नेता का बेटा क्या करेगा? नेता का बेटा कटोरा मांग के भीख तो नहीं करेगा। या अगर नेता का बेटा व्यापार करने लगा तो राजनीतिक तजुर्बा फिर खत्म हो जाएगा। हमारा तजुर्बा हमारा बेटा लेगा, राजनीति में आएगा तो तजुर्बे के साथ आएगा, और नया एकदम जो आ जाएगा वो जब तक तजुर्बा लेगा तब तक मालूम पड़ा कि दूसरा चुनाव आ जाएगा। तो परिवारवाद में मुलायम सिंह की परिवारवाद की भाषा दूसरी थी, हमारी लोगों की भाषा दूसरी है। मुलायम सिंह के परिवार में ही 20 आदमी, जब परिवार में बेटे, दामाद, बहू, भाभी, बहू, तब लगता है परिवारवाद है। लेकिन अगर एक छोटे परिवार में छोटी चीज है तो उसको परिवारवाद नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेस्ट विशेज है आपको, और फिर दोबारा हम मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर चर्चा के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।